नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत का अगला टॉपिक। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आगम क्या होता है, यानी संप्राप्ति क्या होती है, कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति के बारे में पढ़ा था। और इससे पिछले चैप्टर के बारे में हमने लागतों के बारे में पढ़ा था। तो लागत और संप्राप्ति के आधार पर आज हम पढ़ेंगे अभी लाभ अधिकतमीकरण का टॉपिक, कि एक फर्म को लाभ किस स्थिति में प्राप्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फर्म का लाभ होता है तो कुल संप्राप्ति और कुल लागत के अंतर होता है। यानी फर्म को लाभ कब प्राप्त होता है, जब उसका कुल संप्राप्ति और कुल लागत में अंतर होता है। TR माइनस TC वही क्या होता है, लाभ होता है। देखो ये रहा सूत्र, ये पाई बराबर है कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत, जहाँ पाई क्या दर्शा रहा है, लाभ को। यानी लाभ क्या होता है कि कुल संप्राप्ति में से कुल लागत घटा देते हैं, जो शेष बच जाता है वह क्या होता है, लाभ होता है। कोई भी फर्म होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। यानी उसका पहला और मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक उसको क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। यही क्या होता है, लाभ अधिकतम करना उसका उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं कि एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें होती है। ध्यान देना बच्चों कि फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें होती है। एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है तो उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जो कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि वस्तु की जो कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर होने चाहिए। यानी P बराबर MC होना चाहिए या MR बराबर MC होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, ठीक है। पहली शर्त क्या है, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि संतुलन पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए। यानी संतुलन पर क्या है, जो सीमांत लागत है वो ह्रासमान ना हो, यानी सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ ना हो। अर्थात सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ ना हो। ध्यान देना बच्चों, पहली शर्त तो क्या है कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि सीमांत लागत ह्रासमान ना हो, यानी सीमांत लागत वक्र नीचे गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि अल्पकाल में, ध्यान देना बच्चों, संतुलन पर अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक या समान होनी चाहिए। यानी जो वस्तु की कीमत है P वह ABC से यानी औसत परिवर्तनशील लागत से या तो अधिक हो या बराबर होनी चाहिए वस्तु की कीमत। यानी P ग्रेटर देन या बराबर होनी चाहिए ABC से। यानी वस्तु की कीमत या तो अधिक हो या बराबर हो औसत परिवर्तनशील लागत के। और दीर्घकाल में जो शर्त है वो कीमत औसत लागत की तुलना में अधिक होनी चाहिए। यानी वस्तु की जो कीमत है P वह AC की तुलना में अधिक होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। यानी P बराबर AC या P ग्रेटर देन AC होना चाहिए। तो 3 शर्तें बच्चों आपके समझ में आ गई। पहली शर्त क्या है कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, यानी P बराबर MC, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि जो सीमांत लागत वक्र है वो नीचे गिरता हुआ यानी ह्रासमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि अल्पकाल में वस्तु की कीमत यानी P औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या अधिक होनी चाहिए, यानी P ग्रेटर देन या बराबर होनी चाहिए ABC। और दीर्घकाल में कीमत होनी चाहिए औसत लागत से अधिक या बराबर होनी चाहिए। तो ये तीनों शर्तें समझ में आ गई। अब इन तीनों शर्तों के आधार पर हम और समझेंगे। तो देखो जो पहली शर्त है, ध्यान देना बच्चों, जो पहली शर्त है उसमें 2 स्थितियां बनती है। एक स्थिति यह बनती है, जो पहली शर्त है, मैं पहली शर्त की बात कर रहा हूं, इसकी जो पहली शर्त है, इस पहली शर्त में क्या होता है, 2 स्थिति बनती है। स्थिति फर्स्ट, स्थिति पहली है
कि P ग्रेटर देन MC, यानी P ज्यादा है सीमांत लागत की। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। आपको मैं रेखा चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। स्थिति फर्स्ट, तो मैं आपको ये बनाता हूँ कि मैंने बनाया है रेखा चित्र। ये है हमारी MR बराबर AR। ठीक है, ये है हमारा MC वक्र। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, ये हो गई कीमत OP। मैं यहाँ पे दो उत्पादन बना रहा हूँ, एक बनाया मैंने Q1 और एक मैंने बनाया Q2, समझना बच्चों। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया A B और यहाँ लिख दिया C और यहाँ लिख दिया मैंने D। ठीक है, Q1 मात्रा, ध्यान देना बच्चों, ये जो एक Q1 मात्रा है इस पर फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं करती। इसका कारण क्या है कि इस बिंदु पर क्या होता है कि P ग्रेटर देन MC है, P ग्रेटर देन MC है, तो वो क्या सोचेगी, मैं अधिक उत्पादन करूं कि मुझे ज्यादा लाभ हो फर्म को। तो वो क्या करती है, Q2 पर चली जाती है। जब Q2 पर जाती है तो उसको क्या होता है कि DC B और Q2 के बराबर तो उसको आगम प्राप्त होता है और DQ के बराबर उसकी लागत होती है। तो वो क्या सोचती है कि मैं और आगे बढ़ूं। वो तब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक कि उसका जो सीमांत लागत है वो MC के बराबर नहीं हो जाती। जो वस्तु की कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाती। तो इस स्थिति में क्या होती है, फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होती। कब, जब वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक है। देखो यहाँ पे TR कितना हो जाएगा, Q1 AB और Q2। TR क्या हो गया, Q1 Q2 B और A, ये हो गया TR। ठीक है, और TC क्या हो गया, Q1 Q2 DC। यानी देखो जो ये तो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हो गया TR, Q1 Q2 BA। ठीक है ना, और TC हो गया Q1 Q2 D और C के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। फर्म क्या सोचती है, मैं आगे बढ़ते जाऊं और अधिक उत्पादन प्राप्त करूं। ठीक है, तो इस पहली स्थिति बच्चों समझ में आ गई होगी आपको, कौन सी, कि P ग्रेटर देन MC होती है। ठीक है, तो पहली स्थिति समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति को। देखो बच्चों, ये जो चित्र है ये आप नोट करते रहना और इसका जो वर्णन है मैं मौखिक रूप से आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिखते रहना। तो पहली स्थिति आपके समझ में आ गई होगी कि P ग्रेटर देन MC होता है, उस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होता है, P लेस देन MC, यानी वस्तु की कीमत है वो सीमांत लागत से कम होती है। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता है, फर्म का अधिकतम संतुलन नहीं होता है। अब रेखा चित्र से समझेंगे। ये मैंने बना दिया MR वक्र, MR बराबर AR और एक कीमत हो गई OP के बराबर और ये हो गया MC वक्र। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ कौन सी स्थिति बताई है कि P लेस देन है MC, यानी MC ज्यादा है कीमत से। तो यहाँ दो स्थितियां बनती है। देखो, एक स्थिति बन गई A और एक स्थिति बन गई A। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूँ Q3 और इसको मान लेता हूँ मैं Q4। ये हो गई A B और ये हो गई E F। ठीक है, तो आप समझना कि Q4 पर क्या होता है, उत्पादक BQ के बराबर, B Q4 के बराबर तो वो कुल आगम प्राप्त करते हैं, कुल संप्राप्ति प्राप्त करता है, परंतु उसकी जो लागत है वो F Q4 के बराबर है, F Q4 के बराबर है। तो वो क्या करना चाहिए कि अपना जो उत्पादन है उसको धीरे धीरे कम करना चाहेगा संतुलन के लिए।
तो वो क्या करता है, कम करते करते Q3 पर आ जाता है। Q3 पर आता है तो उसको जो आगम है वो AQ3 हो जाता है। आगम क्या हो जाता है, AQ3 हो जाता है, A और Q3 हो जाता है, और लागत क्या हो जाती है, EQ3 हो जाती है। तो इस बिंदु पर भी क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। यानी इस चित्र में TR हो जाएगा AB Q3 Q4, यानी यहां से लेकर ये हो गया TR, और TC हो जाएगा Q3 Q4 EF के बराबर। ठीक है ना। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा। उत्पादक क्या चाहेगा, या फर्म क्या चाहेगी, धीरे 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 अपने उत्पादन को कम करके पी बिंदु पर आना चाहेगी, तब जाकर उसको क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने आपको दो स्थितियां बता दी। पहली स्थिति में मैंने आपको बताया P ग्रेटर देन MC होता है, और दूसरी स्थिति में मैंने आपको ये बता दिया P लेस देन MC होता है। ठीक है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता, यानी फर्म को संतुलन या फर्म का संतुलन अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। तो पहली स्थिति मैंने आपको अच्छी से समझा दी कि जब कीमत MC से अधिक होती है तो क्या स्थिति होती है, जब कीमत MC से कम होती है तो क्या स्थिति होती है। ठीक है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, फर्म का संतुलन प्राप्त नहीं होता, यानी फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरी शर्त की। पहले शर्त जो समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी शर्त है हमारी अब हम बात करेंगे दूसरी शर्त। देखो बच्चों, पहली शर्त को मैंने आपको बता दी कि दो स्थितियां होती है। ठीक है। और दोनों स्थितियों को मैंने रेखा चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी शर्त के बारे में। दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में मैंने क्या बताया है कि संतुलन पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो, यानी जो भी संतुलन बिंदु होता है उस पर सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं रेखा चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये हो गया MR बराबर ER, ये हो गया हमारा MC वक्र। ठीक है। एक बिंदु हो गया ये Q1, तो एक बिंदु हो गया ये Q2। यहाँ पे उत्पादन मात्रा हो गई, यहाँ पे कीमत हो गई और लागतें हो गई। ठीक है ना। और एक कीमत होगी OP के बराबर। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया है, पहली शर्त तो हमारी दोनों बिंदु पर पूरी होती है। जैसे मान लो बिंदु, इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ मैं बिंदु E। ठीक है। तो हमारी जो पहली शर्त है कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, जो दोनों बिंदु पर A और E बिंदु पर क्या हो रही है, लागू हो रही है, ये शर्त पूरी होती है। परंतु हमारी जो दूसरी शर्त क्या है कि संतुलन पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो रही है, सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखो ए बिंदु पर क्या है, जो MC वक्र है वो गिरता हुआ हो रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो उत्पादक क्या करेगा, अधिक उत्पादन करना चाहेगा। ठीक है। तो जब तक उत्पादन करता रहता है तब तक कि जब सीमांत लागत बढ़ती हुई नहीं हो जाती, और MC जो MC है वो P बिंदु के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है। सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती, तब तक उत्पादन करता रहेगा। तो इस रेखा चित्र में मैंने ये समझाया है कि जब सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ हो रहा है उस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। रेखा चित्र में Q1 जो मात्रा है और A बिंदु है, वहां पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस बिंदु पर और OQ1 मात्रा पर सीमांत लागत वक्र नीचे गिरता हुआ है। ठीक है। और ई बिंदु पर क्या होगा, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, दूसरी कंडीशन और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो दूसरी स्थिति समझ में आई होगी आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी शर्त, जो मेन शर्त है उसके बारे में। बच्चों, रेखा चित्र बनाते रहना। ठीक है। उसको आराम से डिफाइन करना कि कौन सी चीज हमने क्या बनाई है। ठीक है। और उस आधार पर आप वर्णन करते रहना। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी शर्त। तीसरी शर्त क्या है, देखना बच्चों, यहाँ दो स्थिति है। तीसरी शर्त में भी दो स्थिति है। पहली शर्त तो क्या है, अल्पकाल के लिए,
और दूसरी शर्त क्या है, दीर्घकाल के लिए। तो मैं बात करता हूँ अल्पकाल वाली स्थिति के बारे में। अल्पकाल की स्थिति के बारे में बात करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कीमत या तो अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए औसत परिवर्तनशील लागत के, तब ही जाकर क्या होती है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यहाँ देखना बच्चों कि मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा एम आर वक्र बराबर ए आर है, एक कीमत हो गई ओपी, ये वक्र हो गया एबीसी, ये वक्र हो गया हमारा एसी वक्र, और ये वक्र हो गया हमारा एमसी वक्र, ठीक है। तो हमारी शर्त क्या है, पहली शर्त तो क्या है कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, जो ये बिंदु पर है, ठीक है। दूसरी शर्त भी क्या है कि सीमांत लागत गिरती हुई नहीं होनी चाहिए, ये बिंदु पर क्या है, सीमांत लागत गिरती हुई भी नहीं है। पर तीसरी शर्त क्या है, हमारे यहाँ पूरी नहीं होती। मैंने क्या बताया है कि जो वस्तु की कीमत है पी, वो एबीसी से अधिक होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत एबीसी से कम है, यानी एबीसी ज्यादा है। देखो इस बिंदु पर आप खुद देख सकते हो, इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको मैंने D मान लिया और इसको मैंने C मान लिया, ठीक है। अब आप देखो कि Q1 मात्रा पर क्या है, TR कितना है, OPEQ, OPEQ। देखो बच्चों, ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और TC कितना है, OCDQ, OCD और Q। तो देखो फर्म को कितनी हानि हो रही है, इतनी। ये जो वक्र है, ये जो मैंने बताया, इसको ब्लैक ब्लैक किया, इतनी क्या हो रही है, फर्म को हानि हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता, और अल्पकाल में उत्पादन बंद बिंदु होता है। ध्यान देना कि अल्पकाल में उत्पादन बंद बिंदु वस्तु की कीमत P बराबर एबीसी से कम होती है, यानी P बराबर एबीसी से कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उत्पादन बंद बिंदु होगा, ठीक है। इसे कम होने पर, तो ये क्या है, अल्पकाल का बंदी बिंदु है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अल्पकाल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एबीसी क्या है, P से ज्यादा है, परंतु हमारी जो शर्त है वो क्या कहती है कि एबीसी क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या है, एबीसी ज्यादा है। देखो एबीसी यहाँ से दिख रही है ना, यहाँ टच कर रहा है एबीसी को। इस स्थिति में एबीसी क्या है, ज्यादा है और कीमत कम है, तो इस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जो दीर्घकाल की है, ठीक है। तो दीर्घकाल में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों इस चीज समझ में आ रही होगी आपको, और आप इसको नोट करते रहना, क्योंकि मैं क्या है, इस जो भी स्थितियां हैं इनके बारे में आज लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मौखिक रूप से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी जो बातें हैं वो नोट करते रहना। अब हम बात करते हैं हमारी जो तीसरी स्थिति है उसकी दूसरा पार्ट, तीसरी शर्त की दूसरी स्थिति इन दीर्घकाल में। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि वस्तु की कीमत अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए एसी से, यानी वस्तु की कीमत या तो बराबर हो या अधिक हो औसत लागत से, तब जाकर क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। परंतु जब एसी अधिक हो जाती है उस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा एम आर बराबर ए आर वक्र, ठीक है, यानी वस्तु की कीमत P, यहाँ पे मात्रा है और यहाँ पर कीमत और लागतें हैं,
ए ओ वाई एक्स हो गया, ए ओ एक्स हो गया, ठीक है। ए हो गई हमारी ए सी, ठीक है। दीर्घकाल की बात करूं, दीर्घकाल में केवल और केवल परिवर्तनशील लागतें होती, स्थिर लागतें नहीं होती, ठीक है। तो देखो ये हो गया एमसी वक्र, ठीक है। तो एमसी वक्र क्या है, इसको इस बिंदु पर काटा तो ये बिंदु हो गया ओ क्यू वन मात्रा, और यहाँ पे टच करता है तो ये हो गए बिंदु पी, इसको मैं मान लेता हूँ ये ई बिंदु हो गया, ये हो गया डी बिंदु और ये हो गया सी बिंदु, ठीक है। बच्चों इधर ध्यान देना कि इस वक्र में जो कीमत है, जो कीमत है वो कम है औसत लागत से। देखो कीमत कितनी है, ओपी के बराबर है, ठीक है, परंतु लागत कितनी है, ओसी के बराबर है। लागत कितनी है, ओसी के बराबर। तो कहने का मतलब है इस स्थिति में फिर हमको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ टी आर क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा ओ पी डी और क्यू वन, ओ पी डी और क्यू वन के बराबर क्या हो गया, टी आर हो गया। और टी सी क्या हो गई, ओ सी ई क्यू वन, ओ सी ई क्यू वन। तो आपने देखा है कि टी सी क्या है, ज्यादा है टी आर से। पता चल रहा है कि टी सी कितनी है, ओ सी ई क्यू वन, जो ज्यादा है ओ पी डी क्यू वन के, ओ पी डी क्यू वन के। तो फिर हमको कितनी हानि हो रही है, इतनी, सी पी डी ई के बराबर फिर हमको हो रही है हानि। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, फिर हमको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। तो मैंने आपको तीनों स्थितियों के बारे में, तीनों शर्तों के बारे में समझा दिया है कि सीमांत लागत, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो या नहीं होती है, इन स्थिति या तो अधिक होती है या कम होती है, उसके बारे में समझा दिया। सीमांत लागत वक्र गिरता हुआ होता है, उस स्थिति में आपको बता दिया कि फिर हमको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर कीमत कम है एबीसी से अल्पकाल में और कीमत कम है एसी से, तो उस स्थिति में फिर हमको क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। वो मैंने आपको रेखा चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं फर्म के लाभ अधिकतमीकरण कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, किस किस जगह नहीं होता वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, ठीक है। तो मैं रेखा चित्र बना रहा हूं, आप भी बनाते रहना। ये हो गई कीमत ओपी, ये हो गया एम आर वक्र यानी ए आर वक्र, ठीक है। ये हो गई एबीसी, ये हो गई एसी और ये हो गया हमारा एमसी वक्र, ठीक है। तो ये मात्रा हो गई ओ क्यू और एक बिंदु हो गया ई, ठीक है। तो आप इधर ध्यान देना सब बच्चे कि इस वक्र में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में क्या होती है, फर्म की तीनों शर्तें क्या हो रही है, ई बिंदु पर पूर्ण हो रही है। लाभ अधिकतमीकरण की तीनों शर्तें ई बिंदु पर पूरी होती है। देखो बच्चों, लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण की तीनों शर्तें पूरी हो रही है ई बिंदु पर। देखो पहली शर्त तो क्या है कि पहली शर्त क्या है हमारी, पहली शर्त है कि P बराबर MC होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ई बिंदु पर क्या है, P बराबर MC है, ठीक है, यानी पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या है कि MC वक्र गिरता हुआ नहीं हो,
तो गिरता हुआ नहीं है, क्योंकि क्या है एम/c बढ़ता हुआ है ए बिंदु पर। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही। और तीसरी शर्त क्या है कि अल्पकाल में P ग्रेटर देन ABC हो। तो देखो अल्पकाल में क्या है, ABC यही है, परंतु P क्या है, ज्यादा है, वो भी पूरी है। और दीर्घकाल में क्या है, P ग्रेटर देन AC हो। तो दीर्घकाल में देख लो ये है AC क्या हो गई, ये इतनी हो गई, इसको मान ले तो ए बी बिंदु मान लेते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तीसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तीसरी शर्त में भी क्या होता है, AC कम है और P ज्यादा है, यानी P ज्यादा है AC की तुलना में। तो इस प्रकार ये लाभ अधिकतमीकरण की तीन शर्तें इस रेखा चित्र में होती है और E बिंदु पर होती है, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक। कीमत सीमांत लागत के बराबर हो, यानी P बराबर MC, जो इस बिंदु पर हो रही है। लाभ अधिकतम बिंदु, ये बिंदु, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आज आपको लाभ अधिकतमीकरण की तीन शर्तें बताई। तीनों शर्तों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कौन कौन सी स्थिति में लाभ अधिकतम प्राप्त नहीं होता, इन तीनों शर्तों के बारे में, और कौन सी स्थिति में लाभ अधिकतम होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये हमारा ये टॉपिक है वो अच्छा लगा है, ठीक है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।